हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो यूट्यूब चैनल में। आज फिर मैं आप लोग के सामने इकोनॉमिक्स का एक और नया टॉपिक लेके आया हूं, जो कि है टैक्स सिस्टम। टैक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आपको पता होगा कि टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो सबसे पहले हम लोग टैक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये आर्टिकल आपका 265 में आता है टैक्स, ठीक है। आर्टिकल 265 में आता है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाया जाता है, और इसमें एक एडिशनल है लोकल गवर्नमेंट के द्वारा भी टैक्स लगाया जाता है। तो सबसे पहले ये सारे टॉपिक को जानने से पहले एक और चीज़ बता दिया जाता है आप लोग को कि टैक्स का बता तो दिए कौन लगाना है, टैक्स कौन लगाएगा, कौन कलेक्ट करेगा, कौन रिटर्न करेगा, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। इसमें टोटल 6 टाइप के सिस्टम होते हैं। सबसे पहला का अगर हम लोग बात करें तो टैक्स लगाना, कलेक्ट करना और रिटर्न करना सेंट्रल का काम है, पहला, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें, टैक्स लगाना सेंट्रल के द्वारा, कलेक्ट भी सेंट्रल के द्वारा, बट रिटर्न स्टेट के द्वारा, ठीक है। और तीसरा हम लोग अगर बात करें, टैक्स लगाना, कलेक्ट करना सेंट्रल के द्वारा होता है, ठीक है, बट असाइन करना स्टेट के द्वारा होता है। अगर फोर्थ हम लोग बात करें, टैक्स लगाना, कलेक्ट करना भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है और डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सेंट्रल के गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। डिस्ट्रीब्यूट इन स्टेट गवर्नमेंट करेंगे। पांचवा आपका होता है टैक्स को लगाना, कलेक्ट करना सेंट्रल के द्वारा होता है, मगर इसमें में डिस्ट्रीब्यूट विद सेंट्रल के द्वारा होता है। और छठा आपका क्या होता है कि इसमें लगाती भी स्टेट गवर्नमेंट है, कलेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट करती है और रिटर्न भी स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो ये टोटल सारा 6 टाइप का था, वो बता दिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टॉपिक पे आते हैं क्या करना है। अब सबसे पहला आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट टैक्स। अब इससे देखिए वर्ड से आप जाइए। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जो हमको डायरेक्टली देना पड़े गवर्नमेंट को, मेरे पे टैक्स लगा है तो हम डायरेक्ट दे रहे हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। तो अगर इकोनॉमिक्स के टर्म में जाएँ तो सबसे पहले इसमें डायरेक्ट टैक्स में देखिए क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और पॉइंट ऑफ पेमेंट, ठीक है, दोनों अगर इक्वल हो। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मतलब जिस पे लगा और जो पे कर रहा है, दोनों अगर एक ही व्यक्ति हो तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है, अगर डायरेक्ट टैक्स लगा रहे हैं तो आप किसी पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो आपको देना है तो देना है, ठीक है। और इसमें इम्पोज क्या होता है, टैक्स जो इम्पोज करते हैं हम लोग इनकम पे भी करते हैं या तो उसके प्रॉफिट पे भी होता है। मान लीजिए कुछ अर्न किए तो उसके प्रॉफिट पे भी टैक्स हो सकता है, या नहीं तो आप क्या इनकम कर रहे हैं उस पर भी टैक्स हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स आप पे कर रहे हैं, या कैपिटल गेन टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, या कंपनी में कुछ प्रॉफिट आया तो उसका टैक्स पे कर रहे हैं, या हाउस टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो सारा प्रोसेस सिस्टम है इम्पोज करने का, तो वो गवर्नमेंट के द्वारा होता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो डायरेक्ट टैक्स में ये हो गया। अगर टैक्स का कलेक्शन का बात करें हम लोग, तो टैक्स का कलेक्शन करती है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स है तो CBDT टैक्स कलेक्ट करती है। अब ये CBDT का फुल फॉर्म आपको बता दिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और इसका हेडक्वार्टर अगर हम लोग देखें तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, ठीक है। और ये और इसमें जो प्राइस का जो इफेक्ट हुआ आता है, प्राइस प्रोडक्शन का, उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट टैक्स के बारे में सारा डिटेल था शॉर्ट में। अब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और पॉइंट ऑफ पेमेंट दोनों इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये इनडायरेक्ट है, किसी के थ्रू लग रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात कर लें, GST सबसे बड़ा एग्जांपल बढ़िया है। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट शॉपकीपर को GST लगा के वो देती है प्रोडक्ट, और शॉपकीपर क्या करता है, कस्टमर को वो GST ऐड करके बिल पे करने को कहता है। इसका मतलब क्या है कि GST क्या हुआ, सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास तो जा रहा है, बट कंज्यूमर दे रहा है। लगा किस पे था, देना किसको था, शॉपकीपर को। शॉपकीपर उसमें GST इंक्लूड। अब बीच में क्या हुआ, शॉपकीपर क्या किया, उस टैक्स को कस्टमर के पास ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के सिस्टम को इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और पॉइंट ऑफ पेमेंट दोनों इसमें अलग अलग होते हैं, मतलब जिन पे लगा और कौन पे कर रहा है वो दोनों अलग अलग आदमी हैं। और इसमें क्या होता है, ट्रांसफर टू अदर होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये किसी सामान या किसी सर्विस या किसी प्रोडक्ट पे लगाया जाता है, और इसका जो कलेक्शन होता है वो CBIC करते हैं। CBIC कहने का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं
टैक्स सिस्टम का। तो टोटल कितने तरह का टैक्स सिस्टम होता है वो आपको जानना चाहिए। तो टोटल 3 टाइप के टैक्स सिस्टम होते हैं, ठीक है। पहला अगर हम लोग बात करें तो प्रोग्रेसिव टैक्स, दूसरा अगर हम लोग बात करें रिग्रेसिव टैक्स, तीसरा हम लोग बात करें तो प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है। प्रोपोर्शनल टैक्स 3 तरह का टैक्स होता है। अगर हम लोग इसमें बात करेंगे ये प्रोग्रेसिव टैक्स का है, अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो इसमें प्रोग्रेसिव टैक्स आता है। और हम लोग रिग्रेसिव टैक्स का अगर बात करें तो इसमें यूएई का एग्जाम्पल है, यूएसए का एग्जाम्पल है, सॉरी यूएसए का एग्जाम्पल है। इसमें आपका क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स होता है। अब प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होता है, ये आपका एग्जाम्पल कहाँ का है, अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो नॉर्वे का। अब इसमें सारा डिफरेंस क्या है, इसमें देखिए क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स में अगर आपका इनकम बढ़ता है, इनकम इंक्रीज करता है तो आपका टैक्स भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर इसमें रिग्रेसिव में क्या है कि अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो टैक्स डिक्रीज करेगा। और ये प्रोपोर्शनल एंड टैक्स सिस्टम में क्या है कि इसमें आप कितना भी इनकम बढ़ाइए या घटाइए, टैक्स जो फिक्स है वो फिक्स रहेगा। मतलब ना इस पे इनकम का इफेक्ट है ना इस पे टैक्स का इफेक्ट है, ठीक है। और इसको हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं, टैक्स रेट, कांस्टेंट टैक्स रेट, ठीक है। तो आपका टैक्स सिस्टम 3 तरह का होता है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, लाफर कर्व। लाफर कर्व में देखिए क्या होता है, लाफर कर्व एक आर्थर लाफर करके एक व्यक्ति हैं जो टैक्स रिवेन्यू और टैक्स रेट, ठीक है, टैक्स रिवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में रिलेशन बताए हैं, ठीक है। तो उसमें बताते हैं कि जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ता है तो वैसे वैसे टैक्स रिवेन्यू जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता है, ठीक है। बट एक कंडीशन पे ऐसा आता है कि अगर आप टैक्स रेट ज़्यादा करते जाएं मगर टैक्स रिवेन्यू नहीं करता है, बढ़ने से के अलावा वो घटने लगता है, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या चाहते हैं कि टैक्स अब हम लोग ज़्यादा नहीं देंगे, वो अब ब्लैक करने लगते हैं, टैक्स को जो है ना बचाने का कोशिश करने लगते हैं। तो ये आर्थर लाफर एक व्यक्ति थे जो एक लाफर कर्व दिए, जिसमें रिलेशन क्या हम लोग देखते हैं, टैक्स रिवेन्यू से रिलेशन करते हैं हम लोग टैक्स रेट का, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे कैनन ऑफ टैक्सेशन का, ठीक है। कैनन ऑफ टैक्सेशन में क्या होता है कि अगर हम लोग टैक्स लगाते हैं तो ये कैनन ऑफ टैक्सेशन सबसे पहले एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था, ठीक है, एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था, जिसको हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। अब कैनन ऑफ टैक्सेशन में देखिए टोटल कैनन कितने तरह का है, 4 तरह का कैनन है, ठीक है। तो सबसे पहला में आता है कैनन ऑफ इक्वालिटी। अगर आप टैक्स लगा रहे हैं तो इक्वालिटी का आपको ध्यान रखना होगा, कैनन ऑफ इक्वालिटी। दूसरा आपको अगर करना है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब जितना फिक्स रखे हैं निश्चित उतना ही होना चाहिए, कोई एक फिक्स सिस्टम होना चाहिए, तो कैनन ऑफ सर्टेनिटी आपका आ जाता है। और आपका तीसरा में आ जाता है कैनन ऑफ कन्वीनियंस, सुविधाजनक। अगर मान लीजिए पे कर रहे हैं हम टैक्स तो वो एक कन्वीनियंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम बहुत सारा फेस कर रहे हैं तब जाके टैक्स पे कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि लोग टैक्स देना पसंद नहीं करेंगे, वो ब्लैक करने लगेंगे, टैक्स को बचाने का कोशिश करने लगेंगे, तो ये सब दिक्कत होता है। अब चौथा में आपका आता है कैनन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के हिसाब से जो भी टैक्स होता है उसको आपको पे करना है। तो ये सारा कैनन ऑफ टैक्सेशन एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। इक्वालिटी है, सर्टेनिटी है, कन्वीनियंस है और इकोनॉमी है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, सरचार्ज, ठीक है। अब इसमें देखिए सरचार्ज में क्या होता है कि जैसे इसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा चार्ज, नाम से भी आपको पता चल रहा होगा। एक्स्ट्रा चार्ज मतलब एक्स्ट्रा टैक्स हम लोग देते हैं, मतलब टैक्स, इसमें एक वर्ड होता है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका कि जैसे मान लीजिए कोई अमाउंट है, ठीक है, 5 करोड़ का, इसमें समथिंग कुछ टैक्स लगा, ठीक है, जो टैक्स रेट है। अब इसमें सरचार्ज का क्या सिस्टम है, सरचार्ज टैक्स हम लोग पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक में, बस इतना जान लीजिए अभी के टाइम में। सरचार्ज क्या होता है, एक एक्स्ट्रा टैक्स होता है जो कि बिना ऑब्जेक्टिव के लगाया जाता है, ठीक है। बस वो आप अमाउंट के लेवल से अगर कुछ ऊपर जा रहे हैं तो आपको सरचार्ज पे करना होता है, और ये टैक्स ऑन टैक्स होता है, मतलब टैक्स देने के बाद भी टैक्स लगता है। तो ये आपके जो
रिच पर्सन लोग हैं इंडिया में, तो उस पर सरचार्ज वगैरह लगाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आइए, सेस। सेस क्या होता है? सेस आपका सरचार्ज के ही तरह ही मान लीजिए, बट इसमें डिफरेंस क्या है, ये भी एक तरह का एक्स्ट्रा टैक्स है और ये भी आपका टैक्स ऑन टैक्स है, बट इसमें डिफरेंस क्या है सरचार्ज और सेस में? तो सरचार्ज आपका नो ऑब्जेक्टिव बिना ऑब्जेक्टिव के था, बट सेस में क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है। अगर आप कुछ समथिंग जो लिस्टेड है अगर वो वर्क कर रहे हैं तो उसमें आपको सेस देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, कृषि कल्याण सेस होता है, फ्लूड सेस होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है, स्वच्छ भारत सेस होता है, तो इस तरह का कुछ सेस चार्ज लगाया जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा टैक्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टैक्स अवॉइडेंस का और टैक्स इवेजन का। ठीक है, अब देखिए दोनों एक साथ हम पढ़ेंगे। टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है कि इसका हिंदी होता है कर बचाना। अगर आप टैक्स को बचाने का कोशिश कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, और एक होता है टैक्स इवेजन। इवेजन मतलब क्या हो रहा है कि आप टैक्स को चोरी कर रहे हैं, तो चोरी कर रहे थे, ये क्या है, इलीगल है। ठीक है, तो टैक्स इवेजन क्या है, इलीगल है, टैक्स अवॉइडेंस लीगल है। इसमें क्या हो रहा है, आप कर को बचा सकते हैं। आप कर को कैसे बचा सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, कुछ इसमें टैक्स जो इनकम टैक्स एक्ट है आपका, इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अगर हम लोग देखें तो इसमें सेक्शन जो है आपका 18C, सेक्शन 18C, इसके थ्रू आपको क्या मतलब बताया गया है कि आप टैक्स में छूट पा सकते हैं अगर आप लीगल वे से कहीं एक ऐसे जगह आप इन्वेस्ट करें जो आपको टैक्स रेट कम देना हो या टैक्स नहीं लगे, टैक्स बच सकता है आपका। ठीक है, तो इसमें लीगल वे में क्या क्या आ सकता है, जैसे मान लीजिए आप LIC में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आप हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो या आप FD वगैरह में करवा रहे हैं, तो इस तरह के बहुत सारे कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें आप टैक्स को बचा सकते हैं। ये क्या है, लीगल है। बट टैक्स इवेजन में क्या होता है, आप टैक्स को चोरी करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जो इनकम अर्न करते हैं वो आप शो नहीं करते हैं, आप वो गलत बताते हैं। तो गलत बताने की वजह से क्या हो जाता है, वो इलीगल हो जाता है। तो इलीगल होने की वजह से क्या होता है, आप पे जो टैक्स लगना था वो नहीं लग पाता है, तो वो क्या हो जाता है, ब्लैक मनी। ठीक है, तो टैक्स इवेजन वो इलीगल होता है और इसको ब्लैक मनी में हम लोग काउंट करते हैं। वैसे तो बहुत लोग ऐसे हैं कि करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे, ITR। अब ITR में देखिए क्या होता है। ITR का फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो इनकम टैक्स रिटर्न होता है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से लास्ट डेट 31 जुलाई को किया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप उसमें हम लेट पे करते हैं तो आपको 5,000 का पेनल्टी भी लग सकता है। ठीक है, अगर आप 2.5 लाख से ज़्यादा पे करते हैं तो आपको ITR वगैरह भरना पड़ता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाता है। अब नेक्स्ट आपको देखिए क्या होता है, TDS। ये आपका जो भी लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं उनको पता होगा। TDS में क्या होता है, इसमें 10% काटा जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि किन्हीं को सैलरी 50,000 मिल रहा है। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, TDS कट जाता है। इसका 10% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अगर इसमें TDS कट जाता है तो उसको पे कितना हुआ, सैलरी 45,000। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, इस 45,000 पे गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स लगाएगी और ये हर एक मंथ कटेगा। इसका मतलब क्या है, ये 12 से मल्टीप्लाई अगर कर दीजिएगा तो 12×5 = 60 हो गया। तो ये आपका गवर्नमेंट के पास चला गया इतना अमाउंट, और यहाँ पे आपको जो सैलरी मिल रहा है इसमें भी आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका इतना सैलरी हुआ। मतलब इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका इतना सैलरी हुआ। तो इस पर क्या करेगी गवर्नमेंट, टैक्स लगाएगी। टैक्स लगाने के बाद जो टैक्स मान लीजिए समथिंग आ गया 30 के आसपास, 30,000 के आसपास टैक्स आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आपके गवर्नमेंट आपसे 60,000 स्टोर कर चुकी है, तो क्या करेगी, 60,000 में वो आपको रिफंड कर देगी। 60 में 30 काट के रिफंड कर देगी और वो टैक्स वाला
पैसा भी आपको मिल जाएगा, और उस पर जो बचे, उस पर जो जितना दिन से पैसा वो रखे हैं तो उस पर वो इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा। मतलब 30,000 आप इसमें माइनस कर दीजिए, तो जो आपका जो आया वो रिफंड हो जाएगा, मतलब 30 के आसपास रिफंड होगा, और उसमें जो इंटरेस्ट वगैरह वो ऐड करके आ जाएगा। मतलब ये गवर्नमेंट इसलिए आपसे पहले ले लेती है, अगर आप टैक्स पे करने में लेट करें या आप नहीं दें तो आपका इसी अमाउंट से यूज़ होगा। तो ये TDS आपको सेफली रिटर्न भी हो जाता है विथ इंटरेस्ट। अगर आप इस पर ध्यान नहीं दें तो वो फिर दिक्कत भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका TDS, टैक्स डायरेक्ट एट सोर्स, इसका फुल फॉर्म है टैक्स डायरेक्ट एट सोर्स। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनल इनकम टैक्स, ठीक है। तो पर्सनल इनकम टैक्स में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वैसा टैक्स जो पर्सनली किसी को देना पड़े सीधा, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं पर्सनल इनकम टैक्स। तो पर्सनल इनकम टैक्स क्या हो गया, ये आपका डायरेक्ट टैक्स में आ जाएगा, सीधा बात है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए एक जेम्स विल्सन करके व्यक्ति थे जो पहली बार ये इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है, टैक्स सिस्टम। और यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट आपका 1961 में ये सब सारा आके ये पर्सनल इनकम टैक्स बना। ये क्या होता है, अगर इंडिया में बात करें तो ये डायरेक्ट टैक्स में आता है, और इसको इंडिया का बात करें तो ये प्रोग्रेसिव में आता है। मतलब जितना ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा रेट, तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। और इसमें क्या होगा, सारे चीज़ पे टैक्स लगेगा बट एक चीज़ पे नहीं लगेगा, जो कि आपका है एग्रीकल्चर इनकम, जो कि टैक्स इस पर नहीं लगता है, ठीक है। बट कुछ केस में अगर देखा जाए तो, अगर वैसे एग्रीकल्चर आपके दोनों लिस्ट में आते हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों में, ठीक है। तो स्टेट चाहे तो कुछ सिस्टम पे लगा सकते हैं। अब हम लोग पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा बात कर लें, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी कलेक्ट किया जाता है। और अभी के प्रेजेंट के पहले जो था, मतलब जो भी टैक्स पर्सनल इनकम टैक्स वगैरह जो भी गवर्नमेंट लगाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें क्या होता था, शेयर होता था। तो 42 पहले क्या था कि 42% शेयर होता था स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, और उसमें 58% माइनस कर दिए, ये होता था सेंट्रल गवर्नमेंट का। बट अभी प्रेजेंट में क्या है कि ये अभी प्रेजेंट में, ठीक है, 42-58 ये अभी प्रेजेंट में है। इससे पहले क्या होता था, 32% स्टेट होता था, ये बिफोर वाला है। बिफोर 32% स्टेट होता था, और उससे जो फिर रिटर्न बचा वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में होता था। ये फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया, 42% स्टेट, 58% सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें एक और वर्ड आता है आपका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर हम वैसे ईयर को कहते हैं जिसमें इनकम एज ईयर होता है, इनकम एज ईयर, ठीक है, जिसमें हम इनकम अर्न करेंगे, ठीक है। और असेसमेंट ईयर में होता है कि जिसमें हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, असेसमेंट ईयर। और जिसमें हम लोग इनकम अर्न कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं इनकम एज ईयर, जिसमें हम लोग अर्न कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर अभी करंट में पूछा जाए तो 1/4/21 से स्टार्ट हो गया है, आपका 31/3/22 तक जाएगा। ये आपका हो गया क्या, टैक्स पे ईयर, टैक्स पे होगा। और इनकम एज ईयर में आपका क्या हो जाएगा, 1/4/20 से आपका जाएगा 31/3/21, ठीक है। तो ये है आपका। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, अब आपका है कंपनी टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। तो हम लोग कंपनी टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती है, और 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है ये कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। और इसमें इसको भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के इंट्रोड्यूस किया गया है। ये भी कंपनी इनकम टैक्स जो है वो आपका डायरेक्ट टैक्स में आता है। और इसको हम लोग प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फिक्स्ड अमाउंट लगता है, जो कि आपका नॉर्वे वाला सिस्टम बताए थे, प्रोपोर्शनल सिस्टम, जिसमें कि इनकम आप क्या कर रहे हैं और क्या टैक्स रेट है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसमें आपका प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम लगता है, और इसमें जो आप प्रॉफिट अर्न करते हैं उस पर भी टैक्स लगता है, ठीक है। और इसमें सबसे पहला बात, जो प्रेसिडेंट का सैलरी वगैरह होता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो आपका कंपनी इनकम टैक्स डिटेल क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी का। अगर हम लोग बात करें तो जितना भी इंडिया में जितना भी ऑल प्राइवेट कंपनी और
जो भी गवर्नमेंट कंपनी है वो सारा डोमेस्टिक कंपनी में आता है। अब उसमें दो टाइप के हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं ये स्मॉल कॉरपोरेट या बड़ा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो स्मॉल में देखिए हम लोग किसको कंसीडर करते हैं, जिसका टर्नओवर पूरा एनुअली अप टू 400 करोड़ है, ठीक है, अप टू 400 करोड़ है, उसको हम लोग स्मॉल में काउंट करते हैं। और उसमें जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी डोमेस्टिक कंपनी, तो उस प्रॉफिट पे हम लोग क्या करते हैं, 25% टैक्स लगाते हैं, ठीक है, 25%। और जो भी बिग कंपनी जिसका टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा है एनुअली, ठीक है, तो उसमें हम लोग नेट प्रॉफिट पे 30% का टैक्स लगाते हैं, ठीक है, नेट प्रॉफिट पे 30%। तो आपका ये डोमेस्टिक कंपनी के बारे में हो गया। और इसमें कुछ देखिए क्या होता है, सरचार्ज जो भी आपको हम थोड़ी देर पहले पीछे बता रहे थे, तो सरचार्ज में देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कुछ एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि नेट प्रॉफिट मान लीजिए किसी का 1 करोड़ है, अप टू 1 करोड़ है, ठीक है, तो उस पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर नेट प्रॉफिट किसी का 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, इस कंपनी का बता रहे हैं, कंपनी डोमेस्टिक कंपनी के बारे में, ठीक है, तो उसमें भी सरचार्ज लेगा। सरचार्ज सिस्टम जान लीजिए सीधा कि अगर आपका टैक्स जो बन रहा है, जो नेट अमाउंट पे टैक्स लग रहा है, अगर वो आपका 50 लाख, अगर वो आपका 50 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, 50 लाख से अगर प्लस है तो आपका सरचार्ज ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम डोमेस्टिक कंपनी का बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग बात करें अगर आपका प्रॉफिट 1 करोड़ नेट हो रहा है तो उस पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। डोमेस्टिक कंपनी का बात हो रहा है, इंडिविजुअल पर्सन का नहीं, क्योंकि पर्सनल इनकम में अगर आपका 50 लाख से ज़्यादा का टैक्स बन रहा है तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। और डोमेस्टिक कंपनी का हम अभी बात कर रहे हैं जिसका इनकम, ठीक है, प्रॉफिट इनकम प्रॉफिट, ठीक है, वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो तो उस पर 1 करोड़ तक हो तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर किसी का प्रॉफिट, किसी डोमेस्टिक कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ या 10 करोड़ के बीच में हो तो उस पर 7% का सरचार्ज लगेगा। तीसरा कंडीशन क्या है, अगर 10 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट हो तो उसमें 12% का सरचार्ज लगेगा, ठीक है, 7, 12। तो ये आपका डोमेस्टिक कंपनी का बता दिए। और अगर ये सब सारा सिस्टम होने के बाद तो उसमें एक हेल्थ सेस भी लगता है, ठीक है, जो कि 4% का होता है। मतलब कहने का क्या है कि सरचार्ज के बाद भी आपका हेल्थ सेस लगेगा, सेस जो कि ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो कि जो कि 4% का होता है, ठीक है। तो अब लोग आपके सामने नया टॉपिक फिर नेक्स्ट क्या है, फॉरेन कंपनी आ गया। अब है फॉरेन कंपनी। अब फॉरेन कंपनी में देखिए क्या होगा, जैसे फॉरेन से कोई कंपनी आई, इंडिया में आ गई, ठीक है, यहाँ पे सारा सिस्टम इस्टेब्लिश कर ली। अब उसमें क्या हो रहा है कि अगर आप 40% का प्रॉफिट हो रहा है, आपको जितना भी आप लगाए उसमें 40% का नेट प्रॉफिट होता है, तो आपको टैक्स लगेगा। मतलब टैक्स जो आपको देना पड़ेगा, जो भी नेट प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं तो उसका आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा, सीधा है ये, ठीक है, 40% टैक्स लगेगा जो भी आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं फॉरेन कंपनी का। और इसमें देखिए ऐड में क्या होगा, सरचार्ज, जो कि आपको डोमेस्टिक कंपनी में भी दिखा। तो इसमें सरचार्ज क्या होगा, अगर आप 1 करोड़ तक का प्रॉफिट कर रहे हैं तो इसमें कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, नो सरचार्ज। अगर आप 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में प्रॉफिट कर रहे हैं तो 2% का आपको चार्ज लगेगा, ठीक है, 1 से 10 के बीच में। अगर आप 10 प्लस कर रहे हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको 5% का सरचार्ज लगेगा, ठीक है। तो ये आपका फॉरेन कंपनी का बता दिए। अब देखिए दूसरा टॉपिक क्या है, पार्टनरशिप कंपनी। अब पार्टनरशिप कंपनी में देखिए क्या होगा, इसमें सीधा है आपका, जैसे फॉरेन कंपनी का 40 था, उसी तरह पार्टनरशिप कंपनी का आपको 30% टैक्स देना है। और इसमें जो एडिशनल सरचार्ज है वो आपका अप टू 1 करोड़ कोई सरचार्ज नहीं है,
1 से अगर 10 का बात करें तो 12%, मतलब 1 से एवब पे जितना जाए, ठीक है, वो 12% आपका आ जाएगा पार्टनरशिप कंपनी में, ठीक है। और इसमें जो हेल्थ सेस लगता है वो भी, इसमें भी आपका 4% सब जगह है, ठीक है, हेल्थ सेस। और इसमें मैक्सिमम टैक्स जो भी आता है पार्टनरशिप कंपनी में, तो जितना भी कॉरपोरेट सेक्टर है, ठीक है, वहाँ से मैक्सिमम टैक्स आता है गवर्नमेंट को, टैक्स मैक्सिमम, ठीक है। तो आपका ये सारा पार्टनरशिप कंपनी का सारा डिटेल समझ में आ गया, फॉरेन कंपनी का सारा डिटेल समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं गिफ्ट टैक्स का। बस इसमें थोड़ा सा बस टर्मिनोलॉजी समझना है और कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। गिफ्ट टैक्स में देखिए क्या होता है। गिफ्ट टैक्स क्या होता है, एक तरह का, मान लीजिए पहले क्या था, हम कुछ गिफ्ट देते थे अपने रिलेटिव को या किसी दूसरे को, मान लीजिए 5 लाख से ज़्यादा का गिफ्ट हो, तो उसमें भी टैक्स लेने का सिस्टम था। तो गिफ्ट टैक्स एक्ट आया था आपका 1958 में। उसमें क्या कहा गया था कि जो भी आप गिफ्ट लीजिएगा उसमें 30% का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। बट अभी क्या हुआ, 1988 में इसको हटा दिया गया क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया हो गया था। बट क्या हुआ कि जब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो आया है, उसमें फिर इसको अगेन स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि गिफ्ट जो वगैरह लेते हैं, इसमें हो सकता है आजकल इनकम टैक्स बचाने के लिए गिफ्ट ही देना स्टार्ट कर दे, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए 1961 में फिर से इसको अगेन स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। तो गिफ्ट टैक्स, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ब्लड रिलेशन से आपका कोई रिलेटिव है, ठीक है, तो उसको आप गिफ्ट दे सकते हो, उसमें टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री है, ठीक है। और अगर रिलेटिव नहीं है और उसको आप गिफ्ट दे रहे हैं, तो आप 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट दे रहे हैं तो उस पर आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, अगर आप 50,000 प्लस का गिफ्ट दे रहे हैं जो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये है आपका गिफ्ट टैक्स। अब है आपका वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स में हम लोग बात कर लेते हैं सीधा सा संपत्ति कर, जिसको हम लोग कहते हैं संपत्ति कर। ये स्टार्ट कब हुआ था, 1957 में स्टार्ट हुआ था, जिसको हम लोग 1957 जिसको हम लोग एसेट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आपका संपत्ति 30 लाख से ज़्यादा है, 30 लाख, ठीक है, तो आपको 1% का 1% का आपको चार्ज लगेगा। अब इसमें देखिए कौन कौन सा संपत्ति जैसे आपका आता है, जैसे आपका लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, या कुछ व्हीकल्स वगैरह दे दिए, या व्हीकल्स है या गोल्ड है आपके पास संपत्ति में आता है, या आपके पास कुछ कैश है जो कि 50,000 से ज़्यादा का है, प्लस का है, तो ये सब सारा एसेट में आता है, तो इस पर आपको टैक्स लगेगा, वेल्थ टैक्स, ठीक है। और जब 2015 का जब बजट आया तो उसमें वेल्थ टैक्स को हटा दिया गया, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वेल्थ टैक्स हट गया 2015 के बजट में, ठीक है। और इसमें क्या कर दिया गया ऐड, बजट में वेल्थ टैक्स को हटा के हम लोग ऐड कर दिए सरचार्ज को, सरचार्ज को ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो ये था वेल्थ टैक्स का जो कि हट चुका है, अभी सरचार्ज कंटिन्यू रनिंग है, 2015 के बजट में आया था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेट ड्यूटी। अब स्टेट ड्यूटी क्या होता है ये थोड़ा जान लीजिए। स्टेट ड्यूटी में क्या होता है, जो भी आपके पास जायदाद है तो उसका आपको टैक्स देना होगा, ठीक है। जो भी आपके पास संपत्ति है, अगर मान लीजिए अपना संपत्ति किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पहले तो आप वेल्थ टैक्स दे ही रहे थे, संपत्ति कर, अब मान लीजिए किसी को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका उत्तराधिकारी है या अपना जो भी नेक्स्ट जनरेशन है, तो आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस पर भी आपको टैक्स लगेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट ड्यूटी कहते हैं। अब स्टेट ड्यूटी एक्ट का अगर हम लोग बात करें तो वो 1953 में आया था, स्टेट ड्यूटी एक्ट, ठीक है। बट
आगे चल के वो 1985 में ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टेट ड्यूटी टैक्स कहते हैं, जो 1953 में स्टार्ट हुआ, 1985 में ख़त्म हो गया। अब है नेक्स्ट आपका फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स में क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल लेके बताते हैं, मान लीजिए कि ये हम हैं या हाँ हम हैं, ठीक है। इसको हम, मेरे को सैलरी मिल रहा है समथिंग समथिंग कुछ, मान लीजिए 2 लाख का सैलरी, ठीक है। क्या हो रहा है, 2 लाख का सैलरी मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कुछ कुछ अलाउंसेस भी ऐड होगा। मान लीजिए 1.5 का सैलरी है, 0.5 का अलाउंसेस है। तो अलाउंसेस में क्या होता है, सैलरी में क्या हो रहा है कि सैलरी तो आपको कैश जो मिल रहा है वो तो दिख रहा है, बट उसके साथ जो अलाउंसेस वगैरह होता है, हाउस फैसिलिटी या व्हीकल्स या कुछ भी बिल्स का, बिजली बिल का, तो वो सब सैलरी पर भी कुछ कुछ टैक्स लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा तो क्लियर कर लेते हैं। एक सेकेंड, मान लीजिए वे यहाँ है, इसमें 2 लाख का अगर हमको सैलरी मिल रहा है, तो इसमें मान लीजिए 1.5 का वो कैश मिल रहा है, और इसमें अलाउंसेस वगैरह कुछ ऐड है 50 का, ठीक है। तो इसमें जो मेरा सैलरी है इस पर तो टैक्स लगेगा ही। अब मान लीजिए अलाउंसेस का लिमिट है 0.5 का, अगर हम उसमें खर्च कर दिए 1 लाख, तो जो टोटल इससे ज़्यादा आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 1.5 और 1 मतलब 2.5 का पे आपको टैक्स वगैरह देना होगा। तो ये आपका फ्रिंज बेनिफिट टैक्स अंदर और ये भी आपका इनकम टैक्स के अंदर आता है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आता है, जो 1961 में होता है, बना था, ठीक है। तो इसमें जो अलाउंसेस वगैरह जो भी आप है, हाउस का डीए क्या क्या है, बिल है, बिजली बिल है, या व्हीकल्स कॉस्ट है 4 व्हीलर वगैरह, तो ये सब सारा आपका फ्रिंज बेनिफिट टैक्स में आता है। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, इसको हम लोग शॉर्ट में STT भी कहते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। मान लीजिए कुछ आप परचेज कर रहे हैं शेयर मार्केट में, शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, म्यूचुअल फंड या कुछ भी आप शेयर कर रहे हैं, तो उस पर आप परचेज और सेल जो करते हैं, परचेज किए या सेल किए, तो कुछ एक फिक्स अमाउंट है जिसमें आपको उसमें 0.1% का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स में क्या होता है कि अगर कुछ सेल कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं या ज्वेलरी को सेल कर रहे हैं या कुछ भी शेयर सेल कर रहे हैं, तो उस पर क्या हो रहा है कि जो भी आपको प्रॉफिट आ रहा है तो उस पर भी आपको टैक्स देना होगा, प्रॉफिट पर टैक्स, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। जैसे हम शेयर को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं प्रॉफिट पे, तो उसमें 2 कंडीशन हो सकता है। अगर आप 12 मंथ के टर्म का, अप टू 12 मंथ के टर्म का प्रॉफिट अगर आपके पास आया उस शेयर का, इंट्राडे वाला नहीं बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म वाला बात कर रहे हैं, कि अगर 12 मंथ अप टू 12 मंथ के शेयर का आपके पास प्रॉफिट अगर आता है, तो उसमें 15% का आपको टैक्स लगता है ऑन प्रॉफिट। अगर आप 12 मंथ से ज़्यादा वाला शेयर रखे हैं, अगर आप उस पर प्रॉफिट कमा रहे हैं एवं 12 मंथ प्लस वाले पे, तो उसमें जो टैक्स लगता है वो लॉन्ग टर्म के कंडीशन में आता है। शॉर्ट टर्म हो गया विदिन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म हो गया 1 साल से ज़्यादा, तो लॉन्ग टर्म वाले में आपको टैक्स देना पड़ता है 10% का, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल गेन टैक्स हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखिए, यहाँ पे कुछ और टॉपिक है, जैसे यहाँ पे है आपका शेयर के बारे में बता ही दिया आपको, और प्रॉपर्टी एंड ज्वेलरी, उस पर भी आपको प्रॉफिट अगर आता है तो टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी एंड ज्वेलरी आपके पास है और अप टू 36 मंथ तक आप रखे हैं, ठीक है, उस पर मतलब ये आपका शॉर्ट टर्म में आता है, लिमिट है एक 36 मंथ तक अगर आपके पास इससे आप कुछ प्रॉफिट कमाते हैं तो ये शॉर्ट टर्म में आता है। और जो भी आपका टैक्स बैंड बना हुआ है उसके हिसाब से जो भी आपका प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से टैक्स लगेगा आपका, ठीक है, जो भी आपका पे बैंड बना हुआ है टैक्स का, ठीक है। अगर आपका 36 मंथ प्लस में जाते हैं अगर आप, तो उसमें भी आपको टैक्स लगेगा। इसको हम लोग लॉन्ग टर्म कहते हैं। उसमें क्या होगा, फिक्स है 20% आपको लगेगा ही। जो भी आपका प्रॉफिट है या जो भी ज्वेलरी है उसका 20% टैक्स लगेगा, क्योंकि आपके पास 36 मंथ प्लस
लॉन्ग टर्म से है, ठीक है। और ये सब सारी चीज़ का जो भी हम आपको बता रहे हैं, ये सारा डिफिनेशन आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सारा डिफाइन है, जो कि 36 से कम है तो वो आपका इनकम टैक्स स्लैब जो बना हुआ है उसके हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर 36 मंथ से आपका ज़्यादा है प्रॉपर्टी एंड ज्वेलरीज जो आप उसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उसमें आपको 20% टैक्स लगेगा, ठीक है। ये बता दिए। अब आपका है नेक्स्ट सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स में क्या होता है, सेवा कर। जो भी आपका क्या होता है, ये सबसे पॉइंट पहला चीज़ जो ये इनडायरेक्ट होता है सर्विस टैक्स। अगर इनडायरेक्ट का एग्जांपल देखें तो जीएसटी इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो इसमें सर्विस टैक्स आपका इनडायरेक्ट होता है, जो कि आपका फाइनेंस एक्ट 1994, ठीक है, इसमें आप लोग काउंट कर देख सकते हैं सर्विस टैक्स के बारे में। अगर आपका 10 लाख तक का टर्नओवर है किसी भी सर्विस का, ठीक है, तो आपको सर्विस टैक्स लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एक्ट था फाइनेंशियल एक्ट 1994 में, इसमें सर्विस टैक्स को जम्मू एंड कश्मीर वाले स्टेट जो है ना इसको अलाउ नहीं किए थे, बट अभी का क्या सिनारियो है, ये अभी भी शायद नहीं लगता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। और अभी क्या हुआ है प्रेजेंट में, सर्विस टैक्स को हटा दिया गया है, सर्विस टैक्स को हटा दिया गया है और आपका जीएसटी को इंक्लूड कर दिया गया है। ये आपका सर्विस टैक्स जीएसटी का पार्ट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स में क्या होता है, सीधा बात आपको सेल्स टैक्स, अगर आप कुछ बेच रहे हैं, ठीक है, तो उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। और ये कौन लगाता है, बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेल टैक्स, ठीक है। जो भी आप गुड्स बेच रहे हैं उस पर सेल टैक्स लगेगा, बट क्या हुआ कि सेल टैक्स को भी हटा दिया गया, उसके जगह पे लेके हम लोग क्या आ गए हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, ठीक है। तो वैट में क्या होगा कि जो भी आप सेल कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं तो उस पर वैट ऐड कर देंगे स्टेट गवर्नमेंट। और इसमें वैट का एक्ट है, वैट एक्ट, वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, ये आपका आया था 2005 में। तो इसमें क्या हुआ था कि वैल्यू एडेड टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था, और फर्स्ट जो ये वैल्यू एडेड टैक्स अप्लाई किया गया था वो हरियाणा में किया गया था, ठीक है, हरियाणा में किया गया था। बट अभी क्या हुआ है, वैट को भी हटा दिया गया है, ये सब सारा याद रखिएगा, वैट को भी हटा दिया गया है और इसको भी हम लोग जीएसटी में इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। तो जीएसटी में इंट्रोड्यूस हो गया है। ये कब से इंट्रोड्यूस हुआ है, जीएसटी जब से स्टार्ट हुआ है तब से इंट्रोड्यूस हो गया होगा। तो जीएसटी कब स्टार्ट हुआ है आपका, 1 जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस हो गया जीएसटी, ठीक है। और आपका नेक्स्ट टॉपिक है एंटरटेनमेंट टैक्स। अब एंटरटेनमेंट टैक्स क्या है, ये भी आपका क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है एंटरटेनमेंट टैक्स। जैसे मान लीजिए कुछ मूवी वगैरह का है, या कुछ स्टेज शो है, या कुछ एग्जीबिशन वगैरह, या कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, तो उसमें भी कुछ टैक्स लगाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स, जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेती है। बट अभी के टाइम में ये भी इसको भी हटा दिया गया है, एंटरटेनमेंट टैक्स को भी, और इसको हटा के हम लोग इसको जीएसटी में ऐड कर दिए गए हैं। तो जीएसटी में ऐड किया, इसका मतलब क्या है, जो जो जीएसटी में ऐड हुआ है वो सारा इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स सारा आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, सॉरी टैक्स। अब हम नेक्स्ट आपका टॉपिक है कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी में क्या होगा कि जो भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो उस पर जो टैक्स वगैरह लगता है तो हम लोग उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। मतलब इसमें एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट दोनों है। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशन क्या है, अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है, अगर इंडिया में हम लोग बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है तो इसमें जो आपका कस्टम ड्यूटी है वो नहीं लगेगा, वो ज़ीरो लगेगा, ज़ीरो, ठीक है। अगर हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई मतलब कोई और कंट्री से इंपोर्ट होकर हमारे कंट्री में आ रहा है तो यहाँ पे आपको कस्टम ड्यूटी लगेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका क्या बताएं इंडिया के टर्म में, ठीक है। तो अगर इंडिया में देखा जाए कस्टम ड्यूटी तो सिर्फ इंपोर्ट पे लगता है और ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, इसका टैक्स 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई फॉरेन कंपनी है यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट कर रही है अदर कंट्री में
तो उसमें एक्सपोर्ट भी लगेगा, इंपोर्ट भी लगेगा। तो कस्टम ड्यूटी समझ में आ गया। तो इसमें लगाना भी सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स है, कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और ये सारा 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है कस्टम ड्यूटी। ठीक है, सीधा एकदम माइंड में फिट कर लेना है। और कस्टम ड्यूटी जो एक्ट है, कस्टम ड्यूटी एक्ट, वो आपका 1962 में आया था। ठीक है, कस्टम ड्यूटी एक्ट। अब आपका है स्टेट एक्सरसाइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, एक्सरसाइज नहीं सॉरी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। अब इसमें देखिए क्या होगा, स्टेट एक्सरसाइज ड्यूटी में मान लीजिए हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं स्टेट में। सबसे पहले ये बता देते हैं, ये आपका स्टार्ट हुआ था 1944 में। तो मान लीजिए अगर हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, स्टेट एक्सरसाइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी वो 1944 में आया था। ये एक्ट भी है, एक्सरसाइज एक्ट 1944 का, एक्सरसाइज एक्ट 1944 का। कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, क्या करती है, वो टैक्स लगाती है। ठीक है, सम टाइम क्या करती हैं गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट खुद ले लेती हैं, या सम टाइम क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पे एक्साइज ड्यूटी लगा के प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकती है। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी आपका दोनों हो गया, स्टेट भी हो गया और सेंट्रल भी हो गया, जो लगाएंगे वो लेंगे। ठीक है, बट अभी क्या हुआ, स्टेट ड्यूटी आपका ये भी हट गया है, ख़त्म हो गया है, और इसको हम लोग रिप्लेस कर दिए हैं, किससे, रिप्लेस बाय सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसको हम लोग, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी हट चुका है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी हट चुका है। तो हम लोग इसमें दोनों आपको बता दिए, सेंट्रल भी बता दिए, स्टेट भी बता दिए। ठीक है, और इसमें एक्साइज ड्यूटी एक्ट जो है, मतलब एक्साइज एक्ट है, वो 1944 में आया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये सारा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी रन किया जाता है, और इसको हम लोग सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स या मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं। जो भी पहले था सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, इसको मॉडिफाई करके हम लोग क्या कर दिए, मॉडिफाई वैल्यू एडेड टैक्स, जो भी प्रेजेंट में है ये है मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, अब ये क्या हो गया, पार्ट जीएसटी का हो गया है, इसको अब हटा दिया गया है, और जीएसटी को हम लोग 1 जुलाई 2017 में लेके आए थे। तो सेंट्रल और स्टेट एक्साइज ड्यूटी आपका जीएसटी का पार्ट है। अब आपका नेक्स्ट टर्म है ऑक्ट्रोई। ऑक्ट्रोई ये क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चुंगी। ठीक है, ये कॉमर्शियल पर्पस टैक्स है। अगर कोई एक शहर से दूसरे शहर कुछ जाके ले जाता है और वहाँ पे कुछ सेल परचेज करता है, ठीक है, या एक सिटी से दूसरे सिटी में कॉमर्शियल पर्पस से, तो उस पर क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जिसको हम लोग ऑक्ट्रोई कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग चुंगी। ठीक है, अगर बड़े लेवल पे हो रहा है तो स्टेट भी कर सकती है, बाकी ज़्यादातर लोकल गवर्नमेंट इसको लगाती हैं। बट ये भी क्या हुआ, ऑक्ट्रोई क्या है, चुंगी, ये भी अभी हट चुका है, नहीं है अब ये पार्ट हो गया आपका जीएसटी का। तो जीएसटी में बहुत सारे टैक्स आ गए, तो जितना भी हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं सर्विस टैक्स से, वो सारा इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। अब देखिए फैट टैक्स, फैट टैक्स में क्या होता है, ये आपका केरल स्टेट द्वारा लगाया गया है, केरल स्टेट। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो भी जंक फूड वगैरह यूज़ करते हैं केरल वाले पॉपुलेशन, जो भी वहाँ पे सिटीज़न है, जो फास्ट फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इतना खाते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटे मोटे हो गए, तो मोटापा को कम करने के लिए उस पर टैक्स लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। जो भी आप फास्ट फूड खाते हैं तो उसमें टैक्स जो है आपका, जितना भी आप वो पे करते हैं उसका 14 पॉइंट नहीं, जितना का वो सिंपल जानिए टैक्स 14.5% के आसपास लगता है जंक फूड पे। ठीक है, केरल में। तो ये आपका फैट टैक्स है। अब आपका हम बात कर लेते हैं ग्रीन टैक्स का। एक सेकंड साफ कर लें। अब ग्रीन टैक्स में देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दिल्ली में क्या है, अभी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन को कम करने के लिए कि लोग ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करें, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ट्रक का एग्जांपल ले लीजिए, ट्रक पे टैक्स लगाया जाता है। अगर मान लीजिए वो पॉल्यूटेड ज़्यादा है, उसका पॉल्यूशन ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, तो उस पर 700 से लेकर 1300 तक का टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, और ये इंट्रोड्यूस कौन किया है ग्रीन टैक्स, जैसे अभी हम नाम बोले अभी स्टेट दिल्ली।
ठीक है। दिल्ली इसको इंट्रोड्यूस किया जो कि आपका यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आपका ग्रीन टैक्स हो गया। तो यहाँ तक आप लोग को सारा समझ में आ गया होगा। तो हम कोशिश किए हैं सारा कुछ आप लोग को समझाने का, ठीक है। अगर कहीं भी कुछ दिक्कत होगा तो आप रिपीट करके सुन सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए, और कुछ अगर इसमें लगे कि कहीं पे कुछ पॉइंट ऐसा है तो कमेंट भी कीजिए ताकि उसको हम लोग रिकवर कर पाएँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।